गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जेई पी वाई क्यूज। और हमने जो यहाँ पर चैप्टर लिया है दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पर बच्चे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट 1 कहता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग जो बोर्स ने अपनी मॉडल दिया, जो एटॉमिक थ्योरी दी है, वो क्या कहता है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। बात सही है। इसने क्या कहा था, बोर्स ने क्या कहा था अपने एटॉमिक मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एंगुलर मोमेंटम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड होता है ना। चलिए क्या कहता है, इसने कहा था एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम भी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यही कहा था ना इन्होंने। क्या कहा था, ध्यान देखिए। इन्होंने कहा था एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर क्या है बच्चा? एम वी आर तो ऑलरेडी पता है आपको, ये आपकी एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर हो गया ना। अब क्या होता है बच्चा, अच्छे से लिख देता हूं मैं आपको। एंगुलर मोमेंटम है ये, एंगुलर मोमेंटम, राइट। एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बोर्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रिवॉल्व भी करता है ना ऑर्बिट में। बोर्स ने कहा कि हम उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, जो हमेशा मोशन में है, उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं और उसकी वेलोसिटी भी हमें क्या है पता है। अब बोर्स ने अपने थ्योरी में वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है ना। तो बोर्स ने कहा कि हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एंड उसकी मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी पता है तो आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी पता कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन आप कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो इट मीन्स कि बोर्स ने पोजिशंस के रिगार्डिंग भी अपने थ्योरी दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसने मोमेंटम भी कैलकुलेट किया है एमबीआर करके, एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया। तो बोर्स अपने थ्योरी में पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम दोनों कैलकुलेट कर रहा है ना, कर रहा है ना। और उसने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, फिक्स होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, एन क्या है, चलिए एन की बात कर लेते हैं। एन है आपका यहां पर इंटीजर। एन क्या है बच्चा? इंटीजर है, इंटीजर है ये। दैट इज, इसको आप ये भी बोल सकते हो क्वांटम नंबर है ये। क्या है ये? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है। क्या वैल्यू हो सकता है इसका? इसका वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4, इस तरह से। मतलब नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिनोट करता है एन। पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो सब क्वांटम नंबर पढ़ा है। ओके, अब आ जाओ यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये क्या है, एच अपॉन 2 पाई। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। एच भी कांस्टेंट है, आपको पता है एच की वैल्यू कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है ना। पाई भी कांस्टेंट है आपका, 22.7 होता है, ये भी कांस्टेंट है। 2 तो ऑलरेडी तो ये कांस्टेंट है। मतलब एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड, कांस्टेंट है ये, राइट। हर ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो यहां से बोर्स ने क्या कैलकुलेट किया, ध्यान से सुनो। पोजीशन, क्यों? उसको पता है ना कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वहां उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये उस बोर्स को पता है, राइट। और उसके बाद वो मोमेंटम भी कैलकुलेट कर रहा है। तो पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम दोनों कैलकुलेट कर रहा है बोर्स। क्लियर हो गया यहां तक। दूसरा थ्योरी पे आइए। दूसरा थ्योरी क्या बोलता है? ये कहता है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr's orbit violates the Heisenberg uncertainty principle। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता है, वायलेट्स करता है उसको,
वायलेट्स करता मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं करता, उसकी उल्लंघन करता है ना, उल्लंघन करता है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब क्यों नहीं सेटिस्फाई करता है? तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज कर दो जो उसने थ्योरी दिया था, एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। उसने क्या कहा था कि एक साथ आप कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। लेकिन बोर्स ने कहा कि हम कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि हम उसकी पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और बोर्स ने क्या कहा? बोर्स ने कहा कि अरे बच्चा, हमें उसकी वेलोसिटी पता है, इट मीन्स कि हमें पोजीशन का भी आइडिया है ना कि वो कहाँ पर होगा, है ना। दूसरी बात, हम उसकी मोमेंटम तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं हम भी आर करके, मास, उसकी इलेक्ट्रॉन की मास, वेलोसिटी एंड रेडियस लेकर के एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम तो दोनों चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। और हाइजेनबर्ग बोल रहा है कि नहीं कर सकते। इट मीन्स कि बोर्स हाइजेनबर्ग के थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब वायलेट्स करता है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एज वेल एज स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? जिसका होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज फुल्ली करेक्ट। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो भी 2023 में आया था, और ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोलता है ध्यान से पढ़िए। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट है, तो बताइए यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी? बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी? 1, है ना। हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? अरे एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। और ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू 1 होगी। इतनी बात तो पता चल गया हमें। और वो कितना दिया हुआ है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, है ना। तो पूछ रहा है एनर्जी इन द थर्ड बोर्स ऑर्बिट क्या होगा, है ना। ये तो हमसे पूछ रहा है, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। प्यारे बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट करने का हमारे पास जनरली 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है एनर्जी कैलकुलेट करने का। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको निकालने का हमारे पास 3 फॉर्मूला। पहला क्या होता है जो आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। क्लियर हो गया? और लिखते हैं हम लोग Z² अपॉन n², और ये किस में निकालते हैं? जूल पर एटम में, जूल पर एटम। ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? -13.6, ओके, Z² अपॉन n², और ये हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, तीसरा फॉर्मूला होता है -1312 Z² अपॉन n², और ये निकालते हैं प्यारे बच्चों हम किलो जूल पर मोल में निकालते हैं। इस तरह से 3 फॉर्मूला आता है हमारे पास एनर्जी कैलकुलेशन करने का। तो मैंने पूरा डिटेल कर दिया, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जूल में दे रखा है और यही इक्वेशन में भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमें यूज़ करना है। चलिए पहला केस में यूज़ करते हैं। पहला केस में ध्यान से देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर बच्चा, n की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, दिखा आपको ग्रीन कलर में, है ना। मतलब E1 निकालना है। अगर n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है ना, तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, E1 निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। क्या निकाल लोगे इसका आंसर बताओ, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा। जेड की वैल्यू कितना होगा 1, अरे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 1, जेड का भी वैल्यू 1, ठीक है। और ये किस में निकलता है, जूल पर एटम में निकलता है। कितना हो जाएगा बच्चा, ये तो पता चल गया आपको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम हो जाएगा। क्लियर हो गया पहला पार्ट, पहला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, जो इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, एनर्जी निकालना है इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट, थर्ड बोर्स ऑर्बिट दिखा, बोर्स के थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी निकालना है। अरे इधर देखो येलो कलर को, थर्ड ऑर्बिट में निकालना है। थर्ड ऑर्बिट मतलब E3 की बात कर रहा है, और हाइड्रोजन एटम ही है ना, इसकी बात कर रहा है E3, E3 हाइड्रोजन एटम ही है। तो बताओ हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी 1 और एन की वैल्यू कितनी होगी, अरे एन नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना होगा 3, होगा कि नहीं होगा बच्चा। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है यहाँ पर, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल लेते हैं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर, जेड तो यही रहेगा ना 1 ही रहेगा, है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बताओ, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है 9, अरे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा ना, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम, नौ डिवाइड क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1/2, 1/2 सेकेंड से क्या कर देते हैं हम, इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या निकालोगे बताओ, 1 में क्या है, मतलब आप क्या निकालने जा रहे हैं, आप क्या निकालने जा रहे हैं, E1 अपॉन E3 निकाल रहे हैं, अरे 1/2 कर रहे हैं, तो 1 क्या है तुम्हारा, 1 क्या है, अरे यही है ना E1 है ना 1, तो E2 क्या है आपका E3 है, इसको कर दिया आपने। क्या वैल्यू आएगा बताओ, -2 E1 का वैल्यू कितना आया था देख लो, अरे यही है ना E1, ठीक है, लिख दो इसको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 आएगा, डिवाइडेड बाई E3 का वैल्यू क्या है बताओ, येलो कलर से लिख देता हूँ मैं, येलो कलर में है तो E3, इधर इधर देखो यही है ना E3, क्या आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, अब ये 1/9 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, है ना, अरे 1/9 है, सॉरी 1/9 है तो 9 कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा ना, क्लियर है ना, तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होने वाला बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो E1 अपॉन E3 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। आपको पूछ क्या रहा था, E3 पूछ रहा है ना, तो E3 इक्वल टू क्या होगा बताओ, E3 इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ पे 9 आया तो क्या करोगे, 9 को इधर लेके आ जाओ और E3 को इधर लेके चले जाओ, है ना, निकल जाएगा। E3 इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो चलिए E1 अपॉन 9 मतलब 1/9 हो गया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लो आगे यहाँ से, 1/9 ऑफ दिस वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज 1/9। अरे E1 का 9th पार्ट आ गया ना, 9th पार्ट आ गया ना E1 का, अरे इसको क्या लिख सकते तुम, E1 इंटू 1/9 लिख सकते हैं, E1 इंटू 1/9, 1/9 का मतलब 1/9 पार्ट हो गया ना, E1 का 1/9 होगा E3, क्लियर हो गया। तो सी ऑप्शन इज फुल्ली करेक्ट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, देख रहे होंगे, है ना। सभी रिसेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया होगा और सभी आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल का ही। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो एनर्जी से रिलेटेड था और ये वाला क्वेश्चन हमारा रेडियस से रिलेटेड है, बोर्स का रेडियस। ओके, चलिए क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज एक्स। उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स दे रखा है ना। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, एक्स। द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन एक्स, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ किसकी, Be+3 का क्या होगा, उसकी आपको निकालना है ना, यही कह रहे हैं। चलिए, आपको पता है ऑप्शन दिया हुआ देख रहे हैं ना। चलिए, यहां पर हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकलता है बताइए, 0.529। याद रखना, ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। 0.529 इंटू क्या होता है हमारे पास, n² और ये किस में निकलता है हमारा, एंगस्ट्रम में निकलता है। इस तरह से ये हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर हो गया, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। चलिए, हम निकाल लेते हैं किसके लिए, 9। पहला केस देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर हमारे पास आता है, सबसे पहले हम लिथियम +2 का निकाल लेते हैं। लिथियम +2 में किसकी बात करते हैं, रेडियस ऑफ लिथियम +2, ठीक है। यहाँ पर बताइए सेकेंड ऑर्बिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहा है। अच्छा, लिथियम के लिए, किसके लिए, लिथियम के लिए एन का वैल्यू 2 दे रखा है और जेड का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, यही होगा ना बच्चा, यही होगा ना। पूछ, अरे यही तो कह रहा है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए बताओ, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू 2 हो गया और लिथियम है जिसके लिए जेड का वैल्यू कितना होगा बताओ, जेड का वैल्यू 3, तो यही तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर 2 और 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 0.529 इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 3। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये कितना निकल जाता है, रेडियस ऑफ Li+2 कितना निकालोगे बताओ, 0.529 इंटू 4/3 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, ऑलरेडी x दिया हुआ है। अरे x दिया हुआ ना, देखो इधर कितना दे रखा है, जो आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x। तो ये आपको दिया हुआ है, समझ में आया, ये आपको दिया हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। चलिए, अब हम चलते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से रेडियस ऑफ किसकी, Be+3 का बता दो। अब Be+3 में किसके लिए पूछ रहा है आपसे, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। ध्यान देखो, इधर देखो क्या पूछ रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 3 और बेरिलियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ओके, समझो ध्यान से, यहाँ पर इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, अरे 3 होगा ना, ऑर्बिट थर्ड पे पूछ रहा है। और जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4, यही होगा ना, जेड का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो फॉर्मूला यूज कर दो यहाँ पर, रेडियस ऑफ Be+3 क्या होगा बताओ, माइनस थोड़ी होता है बच्चा, 0.529 इंटू आगे क्या यूज करेंगे आप, n²/z, एन की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना है 4, उसका तो ऐसे ही रहेगा, है ना। कितना हो जाएगा ये बताओ, ये आ जाएगा 0.529 इंटू 9/4, ये आ गया आपका सेकेंड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड को 9
कैसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 1, इसको क्या करते हैं हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, वी गेट, एकदम अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको, क्या मिलेगा ध्यान देखिए। अगर आप 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 2 में क्या है बताओ तो, 2 में है रेडियस ऑफ बी प्लस 3 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल आई प्लस 2, है ना, 2 डिवाइडेड बाय, अरे तुम 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें करने का मन हो आराम से कर सकते हो। इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, क्या होगा, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो श्योर है ये वाला जो वैल्यू है बच्चा, कौन सा वाला, ध्यान देखो 0.529 है ना, ये वाला वैल्यू कट जाएगा, और 0.529 ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, बच जाएगा, 2 ऊपर लिख रहे ना, तो 2 में कौन है, 9/4 है, तो 9/4, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइए, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 1 से, तो 1 में क्या मिलेगा आपको, 4/3 तो बच जाएगा ना, इससे डिवाइड कर देंगे, 4/3 डिवाइड कर लेना, आराम से निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से, 9/4 इंटू 3/4, राइट, तो कितना आ गया ये आ गया 27/16। तो क्या आया वैल्यू, लिख दो इसको, इस वाले को लिखो नीचे, तुम्हें पता चलेगा, महसूस होगा, आर ऑफ बी प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा आर ऑफ एल आई प्लस 2, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर ये जो आर ऑफ एल आई प्लस 2 है, आर ऑफ एल आई प्लस 2 है, इसकी वैल्यू कितना निकाला था आपने, एक्स, कितना निकाला इसकी वैल्यू, अरे ये तो निकाले हो, आर ऑफ एल आई प्लस 2 वैल्यू कितनी है, एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसके जगह पर क्या रख देते हैं, एक्स रख देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/16। तो हमसे पूछ रहा है आर एल आई प्लस 3 पूछ रहा है, आर ऑफ सॉरी बी प्लस 3 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 27/16 इंटू, ये यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो x है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ बेरिलियम प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 27/16x, 27/16x। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 27/16x, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ऐसे बनाओगे आप, बहुत ही पूरे अच्छे से कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है जेईई मेंस 2022 का, एकदम रिसेंट क्वेश्चन हमने लिया है, आप इसको बनाएं आराम से, सारे कंसेप्ट, बोर्ड्स का तो कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं छूटने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड्स ऑर्बिट, ओके मतलब ये क्या है बच्चा, एन की वैल्यू कितनी है 3, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए बताओ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अरे एटॉमिक नंबर 1, उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है R3 दिया हुआ है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर्ड्स ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4, ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट इज R4, और हाइड्रोजन एटम ही होगा यहाँ पर भी, हाइड्रोजन एटम ही होगा, ये R4 दे रखा है ना। तो बताइए अभी मैंने आपको समझाया था कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, याद है 0.529 इंटू n² और ये किस में निकलता है, एंगस्ट्रम में निकलता है, याद है। अभी तो मैंने समझाया था रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की अगर रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलिए यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं R3, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम R3, अरे थर्ड ऑर्बिट, इधर देखो, और जेड की वैल्यू 1, तो बताइए यहाँ से R3 थर्ड ऑर्बिट में क्या निकालेंगे आप, 0.529 इंटू एन की वैल्यू, अरे अभी बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ, 3²
जेड का वैल्यू तो 1 ही आएगा, है ना। और ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्या निकाल लेते हैं हम, R4 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, R4 बोल रहा है, तो R4 भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, अरे सेम फॉर्मूला आगे लगेगा सर, 0.529 इंटू फोर्थ ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर, और जेड का वैल्यू तो वहीं लेना है ना 1, और ये क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जेड का तो वैल्यू 1 ही होगा, क्यों, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कौन सा वैल्यू बड़ा है। देखो तो ये ऊपर में ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाएगा जब डिवाइड करोगे तो, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बड़ा है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, बाई किससे, 1 से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड को 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया। वी गेट, क्यों डिवाइड करते हैं इसे, ताकि ग्रेटर वैल्यू ऊपर आ जाए, न्यूमरेटर में आ जाए। तो क्या होगा बताइए, यहाँ से आपने क्या किया बच्चा, अरे सर हमने क्या किया, हमने 2 को 1 से डिवाइड किया, मतलब 2 में कौन है, R4, डिवाइड कर दिया किससे, R3 से। क्या मिलेगा आपको बताओ, R4 में क्या वैल्यू है बच्चा, 16, क्या है 16, इसको डिवाइड कर दिया किससे, R3 से। R3 में क्या है बच्चा, 3 3 जा 9। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था आपसे, देखिए तो ध्यान से, R4 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, R4 पूछ रहा है, क्या होगा, तो रिलेशन निकाल लेते हैं। R4 इक्वल टू, ये जो R3 है प्यारे बच्चों, ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो क्या होगा 16/9 इंटू R3, यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना इजी है, कितना इजी है प्यारे बच्चों, आराम से बना सकते हैं। तो R4 इज इक्वल टू 16/9 इंटू R3। चलिए चेक कर लेते हैं, R4 इक्वल टू कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 16/9 R3। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं एक ऐसा स्पीसीज जिसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्पीसीज, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए उसी को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर चेक करें आप, ऑप्शन नंबर, मैं तो सॉल्व करके रखा हूँ, ऑप्शन नंबर डी में आप सीधा आ जाओ और पता कर लो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, देखो यहाँ पर पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, और एक प्लस है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। के प्लस के पास 18 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कितना हो गया 17 1 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन। Ca+2 है, समझिए। तो Ca+2 में क्या होगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और +2 है, जिसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो कैल्शियम +2 पे भी कितना चार्ज आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर भी आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको दिया हुआ है स्कैंडियम +3, बताइए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, अरे कैल्शियम स्कैंडियम, तो 21, और 21 में से 3 चला गया, प्लस है ना, 3 लॉस कर दिया, कितना हो जाएगा 18। तो सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी ऑप्शन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कलेक्शन है। डी जो है वो क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कलेक्शन है।
तो ये 5 क्वेश्चन हमने आपको समझाया। उम्मीद है सभी बच्चे को अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से कवर करना और अपने होमवर्क कॉपी में बनाना इसको लिख लिख के। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।